Now we are going to start solid states chemistry chapter 1 class 12. आईआईटी कंटेंट इसमें आपको थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट दिखेगा जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट्स। हमने 11th क्लास में हमने दो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। वो दोनों थे गैस, गैस के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था लिक्विड के बारे में। तो अब गैस और लिक्विड की बात हो चुकी है, अब हम सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट्स में हम स्टार्ट करते हैं पहले सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन से, फिर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर सॉलिड्स के टाइप्स जानेंगे, फिर टाइप्स के भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड जानेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है। जैसे आप सॉलिड्स को सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए, जैसे एक सॉलिड है। जैसे मैं आपको एक सॉलिड देता हूँ, एक स्फेयर दे देता हूँ। तो जैसे एक मेरा स्फेयर है, या फिर एक मेरा, हाँ ये स्फेयर है। तो ये जो मैंने स्फेयर बनाया है यहाँ पे, तो ये एक सॉलिड है, ठीक है, आपको पता है। वैसे डिजिटल है लेकिन ऐसे सॉलिड है ये। अब जब ये सॉलिड है, हमारा स्फेयर है, सॉलिड है, तो अभी आपको क्या लगता है इसके साथ क्या क्या होगा? हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, मास चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। मतलब समझ लीजिए जैसे लिक्विड में हम इसको इधर से उधर फेंक देते थे, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता था। इसमें वो नहीं कर सकते हैं। गैस में हम बहुत कुछ कर सकते थे, शेप भी चेंज कर सकते थे, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते थे गैस का, और लिक्विड में भी हम वॉल्यूम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं कर सकते। हाँ, सॉलिड स्टेट में आपको पहले पता होगा कि जिन दोनों एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है उस पर डिपेंड करता है मेन। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उतने ज्यादा वो कंडेंस्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो इसमें बहुत कम होती है, इसलिए ये साथ पास पास आ जाते हैं एटम्स, मतलब बहुत पास पास एटम्स होते हैं, ऐसे बिल्कुल गैप नहीं होता, बहुत कम गैप होता है, और उन गैप्स को हम वॉइड कहते हैं। इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी हम इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, और ये हमारे क्या कहते हैं, पार्टिकल्स हमारे फिक्स्ड पोजीशन है, ये ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड। ऑसिलेशन पता होगा, आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन चैप्टर। और ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो हम उसको सॉलिड बनाते हैं। बट अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो हम नहीं कर सकते उसे कंप्रेस, सॉलिड से नीचे कुछ आता ही नहीं है। तो हम उसको मेल्ट कर सकते हैं, हम उसको मेल्ट करने के बाद उस लिक्विड को बॉईल कर सकते हैं, बट हम सॉलिड्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम सॉलिड्स के टाइप जान लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन। तो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन की कुछ ऐसे पैराग्राफ वाइज, और मैं एक डिफरेंट टेबल दिखा देता हूँ आपको। तो टेबल में क्या होता है, टेबल में क्या क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड, यहाँ पे दो दो चीजें लिखी हुई है। तो अब आपको दोनों चीजें दिख रही हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एमोर्फस सॉलिड, मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ कि आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, तो सबसे पहली बात है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, कि हम पहले पहले तो इनका नाम जान रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन हमारे रियल सॉलिड्स होते हैं, और एमोर्फस हमारे स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स मतलब कि रियल और स्यूडो में कि इतना मतलब मैन में टाइप हम बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक ले लेते हैं या ये सब चीजें हम बनाते हैं जनरली, वैसे नहीं। तो ये हमारे होते हैं स्यूडो सॉलिड्स, और ट्रू सॉलिड्स हमारे ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इनके क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशन में रेगुलरली अरेंज होते हैं, ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो अब मैं रेगुलर इरेगुलर बताने के लिए आपको स्लाइड पे ले जाता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे। तो रेगुलर इरेगुलर के लिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं एटम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं आपको एक परफेक्ट सर्कल में दिखाता हूँ इनका स्ट्रक्चर, तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। तो ये हमारे हैं एमोर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनके एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे ऐसे हमारे अरेंज होते हैं। ये टच टच होते हैं, मैं इनको जानबूझ के टच नहीं कर रहा हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, ये एक दूसरे से होते हैं, ये हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हमारे एमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ। ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा,
ये लग गया, ये होते हैं हमारे एमोर्फस सॉलिड, और ये हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस हो गया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाकी चीजें थोड़ी सी। वापस से उसी स्लाइड पे जाके आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के, एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंस में। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, तो वो शार्प है। बट हमारे यहाँ अमोर्फस सॉलिड है, इनका कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये जैसे मान लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं, मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस, वहां पे मेल्ट हो रहा है, तो 15 पे पूरा मेल्ट नहीं होगा, या फिर 15 से ज्यादा बढ़ने से, 16 पे आ जाने से, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे तो पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप 15 से 16 पे आ जाएंगे, तभी पे मैटर मेल्ट हो रहा होगा। 16 से 17 आ गए, 17 से 18 आ गए, 20 आ गए, वो अपने क्या कहते हैं, ग्रेजुअली मेल्टिंग होता रहता है, मेल्ट होता रहता है। और फिर हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं, एनिस्ट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। तो एनिस्ट्रोपिक क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज, मतलब सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सॉलिड है हमारा क्रिस्टलाइन, तो इस तरफ इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होगी। फिजिकली देख सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा बना ही सकते हैं हमें, उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक एग्जांपल है। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। अभी ये ट्रू सॉलिड और अस्यूडो सॉलिड मैंने आपको बता दिया था सबसे स्टार्ट करते ही वक्त ही। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात, वहां पे मैंने आपको बताई थी कि सर्कल सर्कल करके कि ये कैसे कैसे चलते हैं, और वो सिमेट्री में रहते हैं, और ये अनसिमेट्रिकल, कभी बड़ा कभी छोटा कैसे भी बन सकते हैं। ये वाले हार्ड होते हैं क्रिस्टलाइन, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इनका रेंज ऑर्डर लॉन्ग होता है, इनका शॉर्ट होता है, मतलब जो चेन चल रही थी ना बहुत लंबी चलती है। जो मैंने आपको चेन दिखाई थी सर्कल सर्कल की, वो बहुत लंबी चलती है, और वो जो छोटी मोटी चेन थी जो चेंज होकर आ रही थी, वो ज्यादा दूर तक नहीं चलती, वो ऐसी चलती है। तो ये हमारा डिफरेंस था क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस का। तो अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड तो ऑलरेडी पता है, स्यूडो है, सॉफ्ट है, और कैसा उसका स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम इन्हें पढ़ते हैं सबसे पहले, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पहले ही उसकी डेफिनेशन तो सब पता चली जाती है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन। अब इनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स और इनके टाइप्स कितने होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। तो इसके 4 टाइप होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। आइए अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आयोनिक को देखते हैं हम। आयोनिक सॉलिड हमारा क्या होता है? आयोनिक सॉलिड हमारा होता कुछ नहीं है, आयन से बना हुआ सॉलिड होता है, कैटायंस एनायंस से एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं, कैटायन एनायन कुछ भी हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। अब आगे रही बात हमारी कि इसमें हमारी थोड़ा सा अलग क्या है। तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? हमारे हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपना NaCl देखा होगा आपने, वो क्रिस्टल फॉर्म्स में है, लेकिन वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, इजीली, मतलब उनके बीच के जो वो होती है ना, अ, जिनके कारण वो सेपरेट हो जाते हैं। वो एक प्रॉपर्टी है जो हायर क्लासेस में आपको पढ़नी है आगे। तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वो जो होते हैं हमारे आयोनिक सॉलिड, वो इंसुलेटर होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट्स में। लेकिन अगर हम उसे मेल्ट कर दे, मोल्टन फॉर्म में ला दे, एक्वस सॉल्यूशन बना दे, तो वो हमारे वो बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक, मतलब कंडक्टर बन जाते हैं। और ऐसे भी हमें कंडक्टर की डेफिनेशन से पता ही है कि जिसमें आयंस होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा होगा कि हाइड्रोनियम आयंस चाहिए होते हैं, या फिर हमें कोई भी आयंस चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए, तो वो यही यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वो आयंस टूट के नहीं रहते, वो जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हें तोड़ देते हैं, मोल्टन फॉर्म में डाल देते हैं या लिक्विड के फॉर्म में डाल देते हैं, जैसे NaCl है, तो वो Na+ और Cl- बन जाता है। तो ये आयोनिक सॉलिड की बात थी। अभी हम कोवेलेंट सॉलिड की देखते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड बहुत लार्ज होते हैं,
और इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग पता होगे, शेयरिंग से बनती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपने देखा होगा, C2। वैसे ही आप SiO2। अच्छा हाँ, पीछे आपको आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल में NaCl, MgO, ZnO जो आपको लिखना है लिख लीजिए। NaCl, MgO ले लीजिए। और आपको चाहिए एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। और एक और एग्जांपल के लिए जिंक सल्फाइड देखा होगा आपने, ZnS। तो ये सारे इसके एग्जांपल है आयनिक सॉलिड के। कोवेलेंट सॉलिड में हमारा कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, और हमारा 3D क्रॉस नेटवर्क वैसे ही बनता है, हमारा 3D स्ट्रक्चर बनता है। ये डायमंड देखा ही होगा आपने, कार्बन देखा है, ग्रेफाइट देखा है। तो ये सब इसके एग्जांपल है, कार्बन, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जांपल है। ग्रेफाइट ले लीजिए। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे वो होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे हमारे आयंस। अब हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स, उसमें हमारे मेटल बॉन्ड्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। और वो क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं। तो मेटल्स, और इसके एग्जांपल में आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कुछ एलॉयज ले लीजिए, ब्रास ले लीजिए, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे इसके। तो ये मेटेलिक सॉलिड है। तो मेटेलिक सॉलिड में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए आप लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे होते हैं मेटल आयंस, मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस ले लीजिए। आगे आप हमारे इसके नेचर ऑफ फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं हमारे, मेटेलिक बॉन्ड्स। तो मेटेलिक बॉन्ड्स भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग नोट कर सकें। कोवेलेंट वाले में नोट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही अपना कोवेलेंट ही कोवेलेंट था, क्योंकि इसमें कोवेलेंट फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम ही थे। अब मेटालिक सॉलिड्स हो गए, और हमारे एग्जांपल में मेटल्स, हम एलॉय ले लीजिए, आयरन ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ब्रास ले लेते हैं। तो ये सब हमारे मेटालिक सॉलिड हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बहुत तीन बातें होती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन बातें होती है। तो तीन बातें क्या होती हैं? पहली, मैं आपको तीनों बताता हूँ एक एक करके। पहली होती है नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलैरिटी निकालना तो आपने सीखा ही होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा नॉन पोलर। एक होता है हमारा पोलर, एक होता है हमारा एच बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। जब हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से अटैच्ड होता है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो वो हमारा होता है। तो अभी हम नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड एटम्स की बात करते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होता है, हमारे डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस होती हैं। मतलब इसमें हमारी लंडन फोर्सेस होती है। लंडन फोर्सेस हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले भी पढ़ा है, इसमें लंडन फोर्सेस होती है। आगे बात करते हैं हम अपने पोलर सॉलिड्स की। फोर्सेस में बात करते हैं, तो पोलर सॉलिड में हमारी फोर्सेस होती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो DD फोर्स होती है हमारी, दोनों डाइपोल डाइपोल, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है क्लास 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। शुरू में टॉपिक है हमारा वो इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आप डाइपोल डाइपोल याद कर लीजिए, उतना बहुत है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है अभी। और एक चीज और है, ये जो हमारे नॉन पोलर होते हैं और ये पोलर होते हैं, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं। इन दोनों की एक और वो होती है कि हमारे जो नॉन पोलर होते हैं, वो हमारे नॉन पोलर लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, और जो पोलर होते हैं हमारे, वो पोलर लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, वरना वो डिजोल्व नहीं होते हैं। अब ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, और इंसुलेटर होते हैं दोनों, कंडक्टर नहीं होते हैं। और हमारा ये एच बॉन्डेड भी इंसुलेटर होता है। वाटर एक इंसुलेटर ही है, बट उसमें आयंस आ जाते हैं, तब वो कंडक्टर बनता है। नॉन पोलर एटम्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स नॉन पोलर होते हैं, वो हमें सॉलिड्स में कम दिखते हैं, मेल्टेड ज्यादा दिखते हैं। जैसे कि हमारा CCl4, CCl4 एक एग्जांपल है नॉन पोलर का।
पोलर एटम्स हमारे जैसे होते हैं, जो हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट इनका भी होता है, बट उतना ही लो नहीं होता जितना नॉन पोलर का, इसका वेरी लो होता है, वेरी लो एमपी। इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका लो होता है, लो एमपी, इन दोनों का लो होता है। और अब एच बॉन्डेड एटम्स की बात करेंगे, तो एच बॉन्डेड एटम्स वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, H2O ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं। और एक्चुअली में इन दोनों के फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो नॉन पोलर वाला सॉफ्ट होता है, पोलर भी हमारा सॉफ्ट होता है, बट आइस हमारी हार्ड होती है, तो एच बॉन्डेड एटम्स भी हमारे हार्ड होते हैं। ये सब इंसुलेटर होते हैं। और ये हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात थी यहाँ तक। तो अभी मैं आपको आगे एक टॉपिक और बताता हूँ, यूनिट सेल का टॉपिक। तो यूनिट सेल के टॉपिक में इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको मेन तो हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना है, बट मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यूनिट सेल के टॉपिक में क्या है, जैसे हमारा एक क्यूब है, अगर हमारा ये क्यूब है और इसको हमने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से, तो हमारा इस पे कुछ कुछ क्या कहते हैं, एक यूनिट सेल पे एटम्स होंगे हमारे कुछ ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको विजुअलाइज करवाऊंगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पे एटम्स दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल एटम है, एक यहाँ पे कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे आप एटम्स को रख दीजिए, कॉर्नर पे हमारे एटम्स होते हैं। ये हमारा, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो एक ये यूनिट सेल है हमारा कि यहाँ पे ऐसे एटम्स है, इसके साथ जुड़े जुड़े एक एक पार्ट, एक 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 यूनिट सेल इससे जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल इस फेस से, एक यूनिट सेल इस फेस से, और ऐसे ही अंदर भी जुड़े होंगे, नीचे भी जुड़े होंगे। तो ऐसे कर करके हमारे टोटल ये 8 कॉर्नर से, एक कॉर्नर को आप कंसीडर करेंगे तो आप 8 तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो बना है, जैसे ये नीचे के दोनों है, तो इसके ऊपर भी तो दो बने होंगे वैसे ही। तो 8 एटम्स मिलके ये पूरा एक एटम कवर करेंगे, 8 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में इसका 1/8 एटम आएगा। तो ये मेन जज करने का तरीका है, 1/8 एटम आएगा। अगर वो फेसेस पे है तो वो आधा कट करेंगे, तो एक फेस पे आधा एटम आएगा। और अगर वो हमारे एज के सेंटर पे, जैसे एक एज है उसके सेंटर पे, जैसे यहाँ पे है, तो वो हमारे 1/4 एटम एक के अंदर आएगा, क्योंकि एज हमारे 4 तरीके से जुड़ जाएगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे की तरफ। तो 4 तरीके से एज हमारी जुड़ जाएगी, तो 4 तरीके से 4 एटम, यानी 1/4 एटम आएगा एक यूनिट सेल के अंदर। तो मेन हमारा ये यूनिट सेल का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अभी आपको मैं यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बता दिया, यूनिट सेल में मतलब कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बताया, एमॉर्फस सॉलिड बताया, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये मतलब सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज, और यही सब है, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। तो इन सबको याद करना मेन है, बाकी और कुछ नहीं है। ये याद होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, हम और पार्ट्स लाएंगे। अगले पार्ट में सॉलिड स्टेट्स का अच्छा पार्ट कवर होगा, क्योंकि अभी यूनिट सेल का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो यूनिट सेल के इंट्रोडक्शन के बाद आपको यूनिट सेल का मेन पार्ट मिलेगा, बीसीसी वगैरह वगैरह, एफसीसी, एज सेंटर्ड, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इनके अंदर जेड की वैल्यू निकालना है, यानी टोटल एटम्स कितने हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अगले वीडियो में आपको देखेंगे, अगले लेक्चर में। तो लेक्चर को जरूर देखिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अचीव इट।